नाउ क्वेश्चन 16 देखिए। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th स्टडिंग मैथमेटिक्स कम्स अक्रॉस एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन इन अ बुक। एक स्टूडेंट है जो क्लास में उसने बुक के अंदर एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन को देखा जो बेसिकली एलपीपी से था। वहां पर आप उसको दे रखा था कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये हैं। He or she notices the below shown graph for the said LPP problem and finds a constraint is missing in it. वो देख रहा है कि जो ग्राफ है वो इसी LPP प्रॉब्लम के लिए है और उसका एक कॉन्स्ट्रेंट मिसिंग है। हेल्प हिम हर चूज द रिक्वायर्ड कॉन्स्ट्रेंट फ्रॉम द ग्राफ। हमें इस ग्राफ से उसका वो कॉन्स्ट्रेंट यहां पर उसको बताना है। 4 ऑप्शंस इसके लिए आपको दे रखे हैं। ऑप्शंस ना भी दे तो भी हम यहां पर कॉन्स्ट्रेंट बता सकते हैं। तो किस तरह से हम करेंगे, पहले जो कॉन्स्ट्रेंट हमें दे रखा है वो पता लगा लेते हैं कि कौन सी लाइन है। तो उसके लिए इसका बना लो ग्राफ ऑफ 3x + 4y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पे आ गया x, यहां पे आ गया y। जब x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 3 और y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 4। यानी 0,3 और 4,0। 0,3 है यहां पर और 4,0 है यहां पर। यानी ये वाली जो लाइन है वो इस कॉन्स्ट्रेंट के लिए है, वो इस इक्वेशन की लाइन है। यानी जो दूसरे वाली लाइन है वो आपकी क्या होगी, वो मिसिंग कॉन्स्ट्रेंट होगी। बट उसको निकालने के लिए पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता होनी चाहिए। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2। इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 से टॉपिक है। तो यहां इन दोनों पॉइंट्स का हम यूज करके, जो ये 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इस लाइन के, दैट इज 1,0 और 0,2, हम इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखें। पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है, दैट इज पासिंग थ्रू 0,2 एंड 1,0। 0,2 और 1,0 से वो पास हो रही है। ध्यान से देखें तो y माइनस y1 क्या है मेरा 2 है, y2 माइनस y1 0 माइनस 2, x माइनस x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0 और x माइनस x1 हो गया। यहां पे आया y माइनस 2 माइनस का 2 अपॉन 1 और यहां पे 1 को बेशक से ना लिखें, ये हो गया x। इसको इधर ले आएंगे तो 2x इधर जाकर के 2x प्लस का y और ये माइनस का 2 इधर जाकर के प्लस का 12। यानी इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आ गई 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। इस लाइन की इक्वेशन आ गई 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब लाइन की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 ही कॉन्स्टेंट यहां पर हो सकते हैं। 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 या फिर 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये ही 2 कॉन्स्टेंट हमारे पास हो सकते हैं। अब इन्हें हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ कि ग्राफ के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कॉन्स्टेंट यहां पर सही है। तो फिजिबल रीजन चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन का फिजिबल रीजन जो है आप इस कांस्टेंट का, वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो ओरिजिन को पुट कर देंगे दोनों के अंदर। पुट किसके अंदर करोगे, इज इक्वल टू वाला सिंबल छोड़ करके दोनों में पुट करोगे और आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे 0 प्लस 0 इज लेस देन 2 यानी 0 इज लेस देन 2। ये वाला कांस्टेंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग फिजिबल रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिजिबल रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। फिजिबल रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। लेकिन हमारा जो ग्राफ हमें दे रखा है
उसमें तो फिजिबल रीजन जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहा है। दैट मीन्स ये बात तो गलत हो गई, ये वाला कांस्टेंट तो सेटिस्फाई उसको नहीं कर रहा है। यहां पे रखेंगे 0 + 0 इज ग्रेटर देन 2, 0 इज ग्रेटर देन 2, ये बात गलत आ रही है यहां पे। तो मतलब इसका जो फिजिबल रीजन है इस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, और वही हमें ग्राफ में दे रखा है। यानी एक्चुअली में ये है आपका कांस्टेंट 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। तो आपको जो कांस्टेंट पहले से दे रखे हैं, पहले आप उसको पता लगाएं कि वो कौन सा है, फिर दूसरे वाले की इक्वेशन हम निकालते हैं। आफ्टर दैट फिर दो ही केसेस हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। जो भी उस फिजिबल रीजन उस ग्राफ को सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 16 का कह सकते हो कि फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए 16 दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। इफ z इज इक्वल टू ax plus by plus c where abc is greater than 0, attain its maximum value at two of its corner points 4,0 and 0,3 of the feasible region determined by the system of linear inequalities, then वो हमसे कह रहा है कि z एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z इज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax plus by plus c, और वो कह रहा है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ना जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट्स पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली आ सकता है, वो 2 या 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर भी आ सकता है। वो कह रहा है वो 2 पॉइंट्स जो है वो है z at 4,0 मैक्सिमम आ रहा है एंड z at 0,3। तो जो भी वैल्यू इन पर आ रही है वो हम निकालते हैं। 4,0 पर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4a plus c, और 0,3 पर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3b plus c। दिस इज z मैक्सिमम एंड दिस इज आल्सो z मैक्सिमम। अब आप यहां पे समझें कि z जो है वो इन दोनों पर ही मैक्सिमम है। इसका मतलब कि z दोनों पॉइंट्स पर मैक्सिमम है, तो वो 2 पर या 3 पर या 4 पर जितने भी पॉइंट्स पर मैक्सिमम है सब पर वैल्यू बराबर आती है। तो ये जो z मैक्स हैं दोनों वो आपस में बराबर होंगे। 4a plus c इज इक्वल टू 3b plus c, c से c कैंसिल हो गया, यहां पे आया 4a प्लस इज इक्वल टू 3b, यानी कि आप ऑप्शन ए को यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टिक करेंगे। तो बस की कंसेप्ट माइंड में क्या रखना है कि जितने भी पॉइंट्स पर z मैक्सिमम है सभी पर वैल्यू बराबर होती है। वहां से लीनियर इनइक्वालिटीज में कंडीशन हमारे पास 4a इज इक्वल टू 3b आ गई है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन 17 देखिए, द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड बट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, वन ऑफ द पॉइंट्स इज 5,0। तो आप समझें किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज एक से ज्यादा पॉइंट्स पर हो सकती हैं, बट वो केस क्या बनता है आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है, लेट्स से 5,0 यहां पर है, तो 5,0 जिस पॉइंट पर जिस लाइन पर है आपका, और इस लाइन का ही कोई और पॉइंट हमारा क्या है आ जाता है। मान लीजिए हमारा जो फिजिबल रीजन है वो इस तरह से बन रहा है और इस लाइन के 2 पॉइंट्स पर क्या है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो फिर हम ये कहते हैं कि इस लाइन के हर पॉइंट पर क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर क्या है आपका उसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इसने बता दिया कि 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर है, मतलब जिस लाइन पर भी 5,0 है उस लाइन के हर पॉइंट पर क्या है ये मैक्सिमम है। यानी z जो है वो मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर, z होगा मैक्सिमम इस वाले पॉइंट पर 0,15 पर, इन दोनों पर क्या है वो मैक्सिमम है। then one of the other possible points at which the objective function attains its maximum value is minimum value। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए यही केस होता है। तो मैं इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है ना सब पर ये क्या होगा मिनिमम होगा। अब
4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, मैं ऐसे ही तो डायरेक्टली नहीं बता सकता कि इस लाइन पर कौन सा पॉइंट है आपका। तो अगर मैं इस लाइन पर आ रहे इस लाइन की इक्वेशन यदि निकाल दूं तो फिर मैं ये चेक कर सकता हूं कि इस लाइन पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, और जो पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा उस पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इस लाइन के सभी पॉइंट्स पर z क्या है आपका मिनिमम है। तो करते हैं भाई, एक पॉइंट तो इस लाइन पर है 5,0, एक है 0,15। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किन पॉइंट से पास हो रहा है, 5,0 एंड 0,15 इनसे पास होने वाली। तो ध्यान से देखें, 5,0 एंड 0,15 से पास होने वाली की क्या हो जाएगी, y माइनस y1 यानी y माइनस 0, y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस का 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस का 5 और x माइनस x1 यानी x माइनस 5। तो यहां पे आ गया y 15 अपॉन में माइनस का 5 और यहां पे आ गया x माइनस 5, 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, माइनस का 3, y इज इक्वल टू माइनस का 3x और यहां पे आ जाएगा माइनस का 15। ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 15, इधर आकर के 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन है वो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 होगी। अब यहां पर इन पॉइंट्स को बारी बारी आप इसमें रख लेंगे, देखिए 0,0 तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं इसको, 2,9 को मैं यहां पर रखता हूं, 3 2 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, ये RHS के बराबर आ रहा है, यानी पहला ही पॉइंट क्या है 2,9 वो इस लाइन पर आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पर भी z क्या है मिनिमम होगा। बाकी आप किसी को भी रख के देखें वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इस लाइन पर नहीं होगा तो मिनिमम भी उस पर वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट के इस लाइन के हर पॉइंट पर ही क्या है z आपका मिनिमम है। फॉर विजुअली इंपेयर्ड जो है वो क्या क्वेश्चन दे रखा है, The graph of the inequality 3x plus 5y is less than 10। तो इस इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या होगा, ध्यान से देखें, 3x plus 5y is less than 10। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे कि भाई इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, ग्राफ ऑफ लाइन का ग्राफ बनता है 3x plus 5y is equal to 10। तो ध्यान से देखें यहां पे क्या आ रहा है, एक्स वाई, एक्स को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 2 और y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 10/3। इसका ग्राफ हम बनाएं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो x0 y2 यहां पर, x 3.3 सम यहां पर, हमें थोड़ा सा बस आइडिया चाहिए इससे कि क्या हो रहा है। अब आप समझे कि यहां पर इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ये लाइन जो है वो डॉटेड बनेगी। अब आप बोले सर डॉटेड और डार्क लाइन का मतलब क्या है, डॉटेड और डार्क लाइन का मतलब होता है कि इज इक्वल टू का सिंबल होने पर उस लाइन पर जो पॉइंट है उनको भी उसमें लिया जाएगा जब फिजिबल रीजन बनेगा, और जब फिजिबल रीजन आपका नहीं बनेगा, सॉरी, जब यहां पे इज इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा तो उस लाइन के पॉइंट्स को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो डॉटेड लाइन का मतलब है कि उस लाइन पर आ रहे पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे आपके। तो अब हम फिर चेक करते हैं कि भाई इसका जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ होगा, तो हम ओरिजिन को इसके अंदर रख देते हैं, 0 + 0 इज लेस देन 10। सही बात है कि 0 इज लेस देन 10, यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। अब आप देखें तो कौन सा हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, हाफ प्लेन जो है जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, बट नॉट द पॉइंट्स ऑन द लाइन 3x plus 5y is equal to 10। ये जो लाइन है
इसके पॉइंट्स को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, और इससे नीचे का जो हाफ प्लेन है वो हमारा फिजिबल रीजन है, और इसमें ये 3x प्लस 5y प्लस इज इक्वल टू 0 के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। दैट मींस आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 18 देखिए, अ पर्सन ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ यूर 6 डिजिट पिन। आपका 6 डिजिट पिन है और एक आदमी ने आपके पहले 4 डिजिट्स का पता लगा लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन गेस यूर पिन। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि वो आपका पिन गैस कर सकता है। तो हम यहां पे कहते हैं लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गैसिंग द पिन, कि वो आपका पिन को क्या कर लेता है, गैस कर लेता है। इस बात की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पीई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो थोड़ा सा ना। 6 डिजिट है, पहले 4 डिजिट्स तो उसको पता ही है, यानी पहले 4 डिजिट्स पर तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। श्योर इवेंट हो गया, वो ही नंबर वो डालेगा जो उसको पता है, क्योंकि इन चारों केसेस पर तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी आपकी। इसके बाद हम बात करें तो इन डिजिट पर, इस डिजिट पर वो क्या नंबर रख सकता है भाई, यहां वो 10 नंबर होते हैं, 0 से 9 तक 10 नंबर हैं, उनमें से कोई एक डालेगा। तो यहां पर इस नंबर को गैस करने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/10, और इस नंबर को भी गैस करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। मल्टीप्लाई करने पर यहां पर 1/100 आया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग यूर पिन। यहां पर आपको कंसेप्ट समझना है, मल्टीप्लिकेशन लॉ का हमने यहां पर यूज किया है कि पहले 4 प्लेसेस तो फिक्स्ड हैं, उसको पता है कि क्या पिन है आपका, क्या नंबर उसको रखना है, तो इन पर तो वो गैस करेगा ही क्यों, उसको पता है, श्योर इवेंट हो गया। तो इन चारों प्लेसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 1 ही रहेगी। इस प्लेस की प्रोबेबिलिटी 1/10 और इसकी भी 1/10, क्योंकि नंबर सेम भी तो हो सकता है आपका। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द पिन जो है वो 1/100 यहां पर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन 19 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन हमसे क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस sec इनवर्स √2 इज π/4। इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो π/4 होगी, ये हमसे ऐसा कह रहा है। तो यहां पर आप समझे कि हम इस एक्सप्रेशन को पहले लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर आफ्टर दैट चेक करेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली है प्लस जो वैल्यू दे रखी है वो अगर आपस में बराबर हुई तो असर्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसको सिंपल टाइप से सॉल्व कर लेते हैं कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन √3/2 होता है आपका 60 पर, यानी मैं इसे लिख सकता हूं, इस √3/2 को मैं लिख सकता हूं साइन π/3, एंड tan जो है वो 1 किस पर होता है आपका, tan π/4 लिख सकता हूं मैं यहां पर, माइनस sec √2 कब होता है आपका, sec √2 होता है π/4 पर, sec π/4 की जो वैल्यू है वो √2 होती है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां पे आया π/3, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहां पे आया π/4, sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, यहां पे आया माइनस का π/4, ये कैंसिल हो गया, यानी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास π/3 आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि वो आपको π/4 मिलेगी, यानी ये जो बात यहां पे कही गई है वो गलत है आपकी, तो A इज फॉल्स। तो यहां पे हमारा इतना तो हो गया कि जो A है वो फॉल्स है आपका। R को और चेक कर लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2, बिल्कुल सही बात है। एंड दैट ऑफ sec इनवर्स x जो है वो 0 to π -π/2, तो दोनों ही सही है यहां पर। A इज फॉल्स, R इज ट्रू। तो जो हमारा A है वो यहां पर फॉल्स है और R जो है वो यहां पर ट्रू हमारा हो जाएगा। इजी टाइप का क्वेश्चन, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देंगे। आफ्टर दैट इनका तो आपको वैल्यूज याद ही रहती हैं कि भाई ये साइन इनवर्स की है, वो सेक इनवर्स की है, तो ये सही हो गया। A इज फॉल्स,
आर इज ट्रू हमारे पास यहां पर हो गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 20 देखिए, गिवन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दो नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हैं। इफ आर वेक्टर इज अनदर वेक्टर, अनदर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, कंडीशन क्या है कि आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जीरो वेक्टर बनता है, देन आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। और रीजन क्या है, द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कि यहां पर जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो इन दोनों के प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम शुरू करते हैं इसको रीजन से। मैं पहले रीजन को एक्सप्लेन करता हूं, आफ्टर दैट फिर आपको ये असर्शन भी यहां पे समझ में आएगा। मैं कहता हूं कि यहां पर कोई ए वेक्टर है, यहां पे कोई बी वेक्टर है, तो सम जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ना आपका, दैट इज दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी आपका क्या है, उस ही प्लेन में होगा। ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स हैं, उस ही प्लेन में आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपका यहां पर होता है। तो यहां पर आप कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन है ना वो सेम होता है, वो एक ही प्लेन में होते हैं। मान लीजिए जैसे बोर्ड ये जो है वो एक प्लेन है, यहां ए वेक्टर है आपका, यहां बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी इसी ही प्लेन में है आपका, सेम प्लेन में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर आपके पास होता है, मान लीजिए ये ए और बी हैं, तो ये जैसे मार्कर, ये लाइनें बनी हुई हैं यहां पर, ये मार्कर मैंने उसके ऊपर प्लेस कर दिया, तो आप ध्यान से देखें तो ये मार्कर जो है वो आपका क्या है, ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए और बी दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम कहेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर ही क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि दो वेक्टर्स का जो सम है वो तो उस ही प्लेन में होता है और उनका जो प्रोडक्ट है वो दोनों पर ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब हम पढ़ते हैं अपने असर्शन को। असर्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर आ रहा है, तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि ए वेक्टर या तो बी वेक्टर के पैरेलल होगा, या फिर ए वेक्टर जीरो होगा, या फिर बी वेक्टर जीरो होगा, या तो इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा या फिर आपका ये क्या है यहां पर पैरेलल होगा। अब क्योंकि उसने कह दिया है कि तीनों में से कोई भी आपका जीरो नहीं है, तीनों नॉन जीरो है, मतलब एक ही केस हो सकता है आपका कि यहां पे तो लिख देते हैं, हमसे कह रहा है कि आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो आपका जीरो वेक्टर आ रहा है। अब ये दोनों जो है नॉन जीरो हैं, तो ये आपका क्या है, इसके पैरेलल हो जाएगा। आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप ध्यान से समझें कि जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी के पैरेलल क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया। पैरेलल होने का मतलब उस ही प्लेन में है आपका। ध्यान से देखो, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये मार्कर आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आपका ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है आपका वो भी उस ही प्लेन में है, तो इस पर भी परपेंडिकुलर है। अब जरा आप ध्यान से समझो, आर वेक्टर था इसके पैरेलल, आर वेक्टर था इसके पैरेलल, तो मान लीजिए ये आपका आर वेक्टर है, तो इस पर भी ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये आर वेक्टर है इसके पैरेलल और ये इस पर परपेंडिकुलर है। मैं ये वाली कंडीशन आपके सामने लेके आता हूं, क्या हो गया,
परपेंडिकुलर हो गया। तो आप समझें कि आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप कह सकते हैं कि यहां पर आर वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर, तो यहां पे आप कहो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वो क्या है, ए क्रॉस बी जो है वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। अब क्योंकि ये आर वेक्टर के पैरेलल है तो यहां से आप कह सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये हमारा रिजल्ट यहां से निकल के आ गया। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सही बात है, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि यहां पर जो ए है वो तो हमारा क्या है, ट्रू है, ए इज ट्रू। आफ्टर दैट द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए वेक्टर प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उस ही प्लेन में होता है। आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का, तीनों का जो सेम प्लेन होता है, यानी यहां तो ये बात गलत कह रहा है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ये कंसेप्ट अगर आपके माइंड में रहेगा कि दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका सम उस ही प्लेन में होता है आपका, और ए वेक्टर क्रॉस एक बी वेक्टर जो है, हमारे पास एक वेक्टर आता है जो ए और बी जिन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से वो हमें मिल रहा है, उन दोनों पर ही क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए। इवेल्युएट tan ऑफ tan इनवर्स -1 प्लस π/3। हमें इस टर्म को यहां पर क्या करना है, इवेल्युएट करना है। आप ध्यान से देखें तो बाहर है tan और अंदर ये वाली वैल्यू है। अगर मैं इसको भी कुछ एंगल निकाल देता हूं तो फिर यहां पर हम इसको रख करके इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इस अंदर वाले पार्ट को। इसे मैं मान लेता हूं कि लेट tan इनवर्स ऑफ -1 को हमने मान लिया सम थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो यहां पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan जो है वो 1 किस पर होता है आपका, tan 1 होता है tan π/4 पर, यानी इस 1 को मैं tan π/4 लिख सकता हूं। अब अगर ये माइनस साइन हट जाए तो मुझे थीटा की वैल्यू यहां से मिल सकती है। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि -tan थीटा जो है वो आपका tan -थीटा के इक्वल होता है, यानी अंदर जो माइनस है आपका वो बाहर आ जाता है, बाहर वाले माइनस को अंदर लिख सकते हो। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस का π/4। इन दोनों एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है माइनस का π/4, जो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो यहां पे आ जाएगा tan π/3 और ये माइनस का π/4 आ गया। अब या तो आप इसे ऐसा कर लें कि एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर लें तो बात बन जाएगी, या फिर मुझे लग रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स एंगल यहां पर बनेगा। मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं तो 4π - π इज π/12, और π/12 आपका कितना होता है, 180 डिग्री बाई 12। तो 12 से हो गया ये आपका 1 टाइम, और ये आ गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री क्या है, एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, हम इसकी वैल्यू यहां पर नहीं बता पाएंगे। अगर आप इसे अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हो तो ये 15 डिग्री आएगा, और tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो हमें तब भी इसे सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी होती है tan a - b की। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है tan a माइनस का tan b अपॉन, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला हमारे पास यहां पर होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे तो क्या बनेगा, जरा चेक करें। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan π/3 यानी tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan π/4 की होती है √1, और यहां पे आ जाएगा आपका 1, ये तो 1 हो गया और ये आ गया √3। अगर आप इसे ध्यान से देखें
तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप चाहो तो इसे यहां पर छोड़ सकते हो या फिर इससे आगे आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। आप डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दें, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ऊपर तो सेम टर्म बन गई, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर, a + b a - b √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और यहां पे 3 - 1 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 + 1 -2√3/2। यहां पे आ गया 4/2 -2√3/2। तो यहां पे आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस का √3। तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 - √3 यहां पर आ रही है। आप समझे कि हमने इजी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अंदर जो tan इनवर्स -1 दे रखा था उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, उसे यहां पर पुट करके हमने tan A - tan B का फॉर्मूला लगाया है और क्वेश्चन का आंसर हमें यहां पर मिल गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 21 का बी पार्ट देखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x - 2। मुझे cos इनवर्स 3x - 2 की डोमेन निकालनी है। आप यहां पर समझे, द गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू cos इनवर्स 3x - 2। हमारे पास गिवन फंक्शन है cos इनवर्स 3x - 2। अब आप बोले सर cos इनवर्स की जो डोमेन है ना वो तो -1 से 1 होती है। cos इनवर्स x की जो डोमेन है वो होती है -1 से 1। एंगल यदि x है तो इसकी डोमेन -1 से 1 रहेगी। अब अगर इसका एंगल चेंज होता है तो डोमेन भी फंक्शन की बदल जाती है, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो 3x - 2 है। आप कह सकते हो कि वो जो एंगल होता है ना वो एंगल क्या है, आप -1 से 1 रख सकते हो। मतलब इसका भी जो एंगल है, वी नो दैट कि जो इसका एंगल है 3x - 2 वो कहां से कहां होगा, वो -1 से 1 होगा। -1 से 1 cos इनवर्स का जो पूरा एंगल है वो -1 से 1 में होता है। अब इसकी डोमेन निकालने का मतलब है इस पर्टिकुलर के लिए x निकाल दो कि कहां से कहां लाई करेगा। तो जब पूरा एंगल जो है वो -1 से 1 में लाई कर रहा है तो यहां से x कैलकुलेट कर लो कि वो कहां से कहां जा रहा है, वही फंक्शन की डोमेन होगी। तो यहां पर देखो 2 है तो मैं 2 ऐड कर देता हूं पूरे में, तो यहां पे आएगा 3x - 2 प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पे आया आपका 1, यहां पे आया 3x और यहां पे आ गया 3। 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना 1। तो यहां पे जो x है आपका वो कहां से कहां लाई कर रहा है, वो 1/3 से 1 लाई कर रहा है। और x की ही वैल्यू क्या होती है, हमारे पास डोमेन होती है। तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन इज, वो क्या होगी, क्योंकि यहां पर इज इक्वल टू का सिंबल है तो क्लोज्ड इंटरवल 1/3 से 1। हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन cos इनवर्स 3x - 2 की जो डोमेन है वो यहां पर आ जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 देखिए। इफ y इज इक्वल टू में log 10 π/4 प्लस x/2 देन प्रूव दैट dy/dx माइनस sec x इज इक्वल टू 0। हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, द गिवन फंक्शन इज, हमारे पास गिवन फंक्शन यहां पर क्या है, वो है y इज इक्वल टू में log 10 π/4 प्लस x/2। और हमें शो क्या करना है, हमारे पास टू शो वाला पार्ट जो है, जो हमें शो करना है वो है dy/dx माइनस sec x जो है वो आपका 0 के बराबर आएगा। प्रूव करने के दो तरीके, या तो आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओ और इस पूरे को सॉल्व करके कहीं से ये रिजल्ट मिल जाए तो प्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लो
और फिर उसमें वैल्यू पुट कर दो और राइट हैंड साइड बना दो, तो भी आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा कन्वीनियंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे काम करेंगे। बट दोनों के ही लिए मुझे dy बाई डी एक्स तो चाहिए होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो हम इसे नाम देते हैं फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लॉग का करेंगे तो वो होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। तो लॉग का जो भी एंगल है वो नीचे आ जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आफ्टर दैट मैं tan का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और फिर हम एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस 1 बाई 2, ये मेरे पास यहां पे आ गया। आफ्टर दैट मैं इसे सॉल्व करूं तो 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, और इस tan को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन में कॉस। tan को क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन में कॉस लिख सकता हूं। कॉस सेक स्क्वायर जो है उसको यदि मैं नीचे ले आऊंगा तो सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो ये नीचे आ जाएगा और यहां पे ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ध्यान से देखें तो कॉस से एक पावर कैंसिल हो गई और यहां पे बचा 2 साइन ए कॉस बी। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप थोड़ा रिवर्स में देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन और जो भी यहां पर एंगल है उसका डबल करके यहां पर लिख सकता हूं। तो ये पूरी टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास 1 अपॉन में साइन, एंगल का डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंगल को तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अंदर ले जाओ इसे तो यहां पे आ जाएगा 1 साइन, इसके साथ आएगा तो पाई बाई 2 बन जाएगा प्लस का x। अब थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए जरा यहां पर पाई बाई 2 यहां पर होता है, पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। पाई बाई 2 पर चेंज करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा और एंगल यही आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस एक्स को आप लिख सकते हो सेक एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया है, dy बाई डी एक्स जो है वो सेक एक्स के बराबर आ गया। और मुझे प्रूव करना था dy बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले आओ, माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो रिजल्ट हमें यहां पर प्रूव करना था वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। आप चाहो तो इस स्टेप के बाद LHS को लेकर के dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पर रख देना और फिर ये 0 के बराबर आपका बन जाएगा। तो दोनों ही मेथड कन्वीनियंट है, बट मुझे सीधा दिख रहा है कि इधर लाने से हमारा पूरा रिजल्ट बन सकता है, तो हमने पूरा बना दिया है। क्विक रिकैप करते हैं कि पहले लॉग का डिफरेंशिएशन किया, वो एंगल नीचे आ गया, tan का हुआ सेक स्क्वायर, एंगल का किया 1 बाई 2 आगे आ गया, tan को ब्रेक कर लिया साइन अपॉन कॉस में, सेक स्क्वायर बन गया कॉस स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हुई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन इंटू में एंगल का डबल, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स बन गया और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स बन गया। और फिर जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो यहां पर आ गया है। नाउ क्वेश्चन 23 का ए पार्ट देखिए जो इंटीग्रेशन से है, i इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर क्यूब इंटू में e की पावर x। अब आप यहां पर ध्यान से देखें, जब भी आता है e की पावर x तो मुझे एक फॉर्मेट याद आता है, कौन से वाला, कि भाई अगर आपको e की पावर x दे रखी हो तो उसके साथ में फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, ये होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मेट मुझे बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और इनफैक्ट ये बनता भी है। यदि e की पावर x है तो 99.9% चांसेस रहते हैं कि यही वाला फॉर्मेट वाला क्वेश्चन होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली तो नहीं दे रखा है, तो वो मुझे थोड़ा सा यहां पर बनाना पड़ेगा। कैसे,
आप देखें तो x-3 में कहीं x-1 छिपा हुआ है आपका, तो ऊपर वाले x-3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं और यहां पे नीचे है x-1 का क्यूब dx। अब इसको एक टर्म और इसको एक टर्म मान के एक बार मैं इसको इसके डिवाइड में और एक बार इसको इसके डिवाइड में लिखता हूं, तो यहां पे आएगा x-1 अपॉन x-1 का क्यूब -2 अपॉन में x-1 का क्यूब, और यहां पे सॉरी e की पावर x भी है, e की पावर x dx। आप ध्यान से देखें तो एक पावर कट जाएगी, यहां पे बचेगा 2, तो यहां पर आपका आ गया 1 अपॉन x-1 का स्क्वेयर -2 अपॉन x-1 का क्यूब x-1 का स्क्वेयर, तो यहां पे आ गया आपका e की पावर x dx। आप ध्यान से देखें तो 1 अपॉन x-1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो यही टर्म होगी। आप चाहो तो साइड में बता भी सकते हो यहां पर कि dy/dx, इनफैक्ट आप कर लें, ऊपर चला जाएगा x-1 की पावर -2 और यहां पे फिर पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, ये माइनस का 3 बन जाएगा और वो नीचे आएगा पॉजिटिव बन जाएगा। इसको हम बाद में दिखाएंगे जब हम इसको करेंगे। तो e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बन रहा है, तो हम e की पावर x इंटू fx का तो इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी को सेम रहने देंगे। इसको यहां ले आओ, e की पावर x इंटू 1 अपॉन x-1 का स्क्वेयर dx, और ये जो f डैश x है इसको एज इट इज आप चलने देंगे, इसको एज इट इज आप चलने देंगे, ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन माने अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट। आइलेट में आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में है, तो सेकंड ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इस ऑर्डर में देख लो, इस ऑर्डर में जो पहले वो पहला फंक्शन, जो बाद में वो दूसरा फंक्शन आपका। तो यहां पर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इन फर्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ x-1 का 1 अपॉन x-1 का स्क्वेयर, और यहां e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आ जाएगा, और फिर होल में जो टर्म आएगी उसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, -2 इंटू e की पावर x अपॉन x-1 का क्यूब dx। अब मैं साइड में बता दूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, ध्यान से देखो, dy/dx ऑफ 1 अपॉन x-1 का स्क्वेयर, इसको ऊपर ले जाएं तो x-1 का पावर -2 हो जाएगी, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, तो माइनस का 3 बन गया। इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या है, क्यूब हो जाएगा आपका, -2 अपॉन x-1 का क्यूब बन गया यहां पर। तो यहां पर अब हम वैल्यू रखेंगे और क्या मिलेगा जरा चेक करिए, e की पावर x अपॉन x-1 का स्क्वेयर, इसका आ रहा है माइनस का 2 अपॉन x-1 का क्यूब, तो ये माइनस यहां से आया -2 अपॉन x-1 का क्यूब e की पावर x dx, ये माइनस इसको पॉजिटिव बना देगा, और यहां पर है -2 e की पावर x अपॉन x-1 का क्यूब dx। आप ध्यान से देखो तो सेम टर्म है दोनों, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गया, तो जो आई है वो e की पावर x अपॉन x-1 का स्क्वेयर प्लस c। तो आप ध्यान से देखें, e की पावर x इनटू में फंक्शन ही हमारे पास आ गया है। अब क्योंकि ये एक MCQ टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो आपको पूरा मेथड यहां पर बताना पड़ेगा, शॉर्ट में आप MCQ क्वेश्चंस के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 23 का बी पार्ट देखिए, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एनक्लोज्ड फिगर। एक एनक्लोज्ड फिगर हमें यहां पर दे रखी है, और ये ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये आपका एनक्लोज्ड फिगर में एरिया है, ये हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ध्यान से देखें, ये y = 4 है,
एक लाइन है, मतलब इस लाइन पर हर जगह y की वैल्यू 4 है। तो हमारे पास गिवन फिगर क्या है? द गिवन कर्व इज, वो हमारे पास है गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये दे रखा है, ये एक पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला। अब आप ध्यान से देखें तो रिक्वायर्ड एरिया मैं कैसे निकाल दूंगा? मुझे रिक्वायर्ड एरिया के लिए लिमिट्स चाहिए होती हैं और आपका फंक्शन चाहिए होता है, लेकिन यहां लिमिट एक्स एक्सिस पर आपको नहीं दिखेंगे, आपको लिमिट दे रखी है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 0 से 4। और जब लिमिट आप वाई एक्सिस पर ले रहे हो तो आप निकालेंगे एक्स ऑफ पैराबोला dy। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर आप y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हो तो इंटीग्रेशन भी y के रेस्पेक्ट में करना होगा। अब क्योंकि फंक्शन से y में निकालनी है टर्म, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू में रूट वाई, प्लस माइनस आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x की पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे तो प्लस का वाली वैल्यू ले लेंगे यहां पे, y की पावर 1/2 dy। अब यहां पे ध्यान से देखो, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर नीचे आएगी और इसमें पुट कर देंगे हम लिमिट्स, तो यहां पे आ गया 0 to 4। यहां पे 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाकर के ये बन गया 2/3 और यहां 4 की पावर 3/2 माइनस 0, लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे आ गया 2/3। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया, यहां पे 3, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन था अंटिल आपको ये कंसेप्ट पता हो कि आप लिमिट्स जब y एक्सिस पर लेते हैं तो इंटीग्रेशन भी y की रिस्पेक्ट में करना होता है और यहां से फिर आप x ऑफ द कर्व निकालते हैं, फिर वो y में कन्वर्ट हो जाता है और इंटीग्रेशन करते ही हमें क्या है यहां पर इसका वैल्यू जो एरिया था वो मिल गया है। क्वेश्चन 23 का बी पार्ट देखिए, फॉर विजुअली इंपेयर्ड, जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है उनके लिए ये दे रखा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y square is equal to x, x is equal to 3 and the x axis in the first quadrant। हमारे पास जो गिवन कर्व है वो क्या है? द गिवन कर्व इज, वो है x स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू में x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू में x कौन सा पैराबोला है? एक राइट हैंडेड पैराबोला है और हमें लाइन की इक्वेशन कौन सी दे रखी है? x इज इक्वल टू 3 एक लाइन है, x एक्सिस इस लाइन और इस कर्व के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है वो हमें यहां पर निकालना है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमें कैसे मिलेगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू में, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू में यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट्स हैं 0 to 3, 0 to 3 y ऑफ पैराबोला। जब आप लिमिट एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से y की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी रूट x, तो यहां पे आ गया 0 to 3 x की पावर 1/2 dx, इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहां पर है 0 to 3, 3/2 का जो उल्टा है वो हो जाएगा 2/3 और यहां पे ध्यान से देखिए 3 की पावर 3/2, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 की पावर 3/2 माइनस का 0। अब आप ध्यान से देखिए 3 की पावर 3/2 को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 3 इंटू 1/2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2 इसकी पावर 3, यानी रूट की पावर 3, रूट 3 की पावर 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो इसे, रूट 3 इंटू रूट 3 3 बन जाएगा, 3 रूट 3, यानी इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है 3 रूट 3। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे 2/3 इंटू 3 रूट 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो यहां पर 2 रूट 3 यूनिट्स बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन 24 देखिए,
इफ एफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है, और एफ 5 की वैल्यू 2 दे रखी है, एफ डैश 0 3 दे रखा है, तो हमें एफ डैश 5 यहां पर निकालना है। अब सीधा सीधा कोई फंक्शन तो दे नहीं रखा है कि मैं उसका डेरिवेटिव करूं और डेरिवेटिव में 5 रखने पर मुझे एफ डैश 5 मिल जाएगा। तो यहां पर हमें क्या है, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना होगा। कैसे? फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेशन क्या होती है डेरिवेटिव की, कि जो एफ डैश एक्स है वो बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। या फिर इसी डेरिवेटिव को मैं किसी पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं तो वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां पर भी एक्स है वहां पर ए आ जाएगा, माइनस एफ ए अपॉन में एच। तो मैं इस वाली डेफिनेशन को यहां पर यूज करूंगा सो दैट मैं अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट यहां पर निकाल पाऊं। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ डैश 5। तो डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर भी a है वहां पर अब 5 आ जाएगा क्योंकि 0.5 हो गया है, f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन में h आ जाएगा। ध्यान से देखो तो यहां पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ 5 प्लस h को ऐसा लिख सकता हूं f5 इंटू में एफ एच माइनस का f5 अपॉन में h। दोनों में से f5 कॉमन ले सकता हूं, f5 की वैल्यू है 2 रख देते हैं यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 2fh माइनस का 2 अपॉन में h। दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस का 1 अपॉन में h। अब यहां पर आकर के ये थोड़ा सा ना कह सकते हो कि 1 क्या किसी की हमें वैल्यू दे रखी है, 1 किसी की वैल्यू भी नहीं दे रखी और इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो यहां पर थोड़ा सा हमें एक लॉजिक यहां पर इस्तेमाल करना होगा कि हमारे पास कि f5 की जो वैल्यू है, देखो इसका यूज हम यहां पे कर सकते हैं। f5 है हमारे पास 2, मैं f5 को ऐसा लिखूं f ऑफ 0 प्लस 5, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा, f0 इंटू f5। यहां पर भी f5 है, f0 इंटू f5 हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखें तो f5 की वैल्यू 2 है, यहां से आ गया f0, ये आ गया f5, ये डिवाइड इन f5 मींस 2 रख सकते हो यहां पे, इन 2 में 2 से 2 कैंसिल हो गया, f0 हमारे पास 1 आ गया। क्या आ गया, f0 हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 के प्लेस पर मैं f0 रख सकता हूं, ध्यान से देखें यहां पर लिमिट 2 इंटू में लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h को मैं 0 प्लस h लिख दूं और इस 1 को हम लिख रहे हैं आपका f0 अपॉन में h, क्योंकि 1 जो है वो हमने f0 के बराबर निकाला। अब इसे आप ध्यान से देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h, यानी a क्या है हमारा यहां पर 0 है, तो इसको देखें तो ये बन गई है 2f डैश 0 की डेफिनेशन। इसके प्लेस पर मैं f डैश 0 लिख सकता हूं और f डैश 0 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 3, तो ये आ गया 6। और हम वैल्यू किसकी निकालते हुए आ रहे थे, ये f डैश 5 से शुरू किया था, तो f डैश 5 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 6 आ गई। आप समझे यहां पर कि किस तरह से किया, हमने f डैश 5 की डेफिनेशन लगाई और उसे सॉल्व किया, f5 की वैल्यू रखी, 2 को बाहर ले लिया, यहां बन गया fh माइनस 1 अपॉन h। इससे आगे मैं इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा क्योंकि 1 किसी की भी वैल्यू वहां पर नहीं दे रखी है। तो हमने f5 को जरा खोला, इसको 0 प्लस 5 लिख सकते हैं, f0 इंटू f5 हो जाएगा। तो यहां से फंक्शन की वैल्यू एट 0 मिल गई 1, तो 1 के प्लेस पर f0 रख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन बनी f डैश 0 की, f डैश 0 की वैल्यू रखी और हमें f डैश 5 यहां पर मिल गया है। आफ्टर दैट द टू वेक्टर्स i कैप j कैप प्लस k कैप एंड 3i माइनस j प्लस 3k represents two sides OA and OB respectively of a triangle OAB। आपके पास क्या है, OAB एक ट्रायंगल है। We had
ओ ए बी, इस तरह से ओ को उसने क्या कहा है, ओ इज ओरिजिन। ओ ए बी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और ओ क्या है हमारे पास यहां पर ओरिजिन है। अब ध्यान से समझे तो ओ ए वेक्टर उसने क्या दे रखा है हमें, ओ ए वेक्टर उसने मुझे दिया है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड ओ बी वेक्टर उसने मुझे क्या दिया है, वो दिया है 3i माइनस जे प्लस 3k। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, द पॉइंट P लाइज ऑन ए बी सच दैट OP इज मीडियन। P पॉइंट जो है वो AB पर लाई करता है किस तरीके से कि जो OP है वो मीडियन है। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स OA एंड OP। आप ध्यान से देखो, किसी भी पैरेललोग्राम की मुझे दो एडजेसेंट साइड दे रखी हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मॉड्यूलस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। वो कह रहा है ओ ए वेक्टर और ओपी वेक्टर उसकी क्या है, उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, तो इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो मॉड्यूलस हमारे पास होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहेंगे। ओ ए वेक्टर तो मेरे पास है, ओपी वेक्टर यदि मैं निकाल देता हूं तो फिर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, उसका मॉड्यूलस करूंगा, मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। आप कंसेप्ट को समझे कि क्या यूज करने वाले हैं। देखिए, अगर हम O पॉइंट से मीडियन ड्रा कर रहे हैं तो वो सामने वाली साइड को करती है बाइसेक्ट, यानी ये वाला हो गया इसका मिड पॉइंट। ओ ए वेक्टर मुझे दे रखा है, ओ बी वेक्टर मुझे दे रखा है, तो ध्यान से देखो तो मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1 1 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3 -1 3। आप बोले सर आप ऐसा कैसे कर रहे हो, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हो, मान लीजिए ये क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये है a, और मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर होता है मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो x2i प्लस y2j प्लस z2k, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1k। दोनों में से i कॉमन ले लूंगा तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारे पास क्या है, वो ए बी वेक्टर आ जाता है। अब क्योंकि जो और ये O पॉइंट है वो 0 0 0 है, तो ये i प्लस जे प्लस के ये क्या है, ए के ही कोऑर्डिनेट्स है, वो सेम हो जाएंगे, क्योंकि किसी में से भी जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेम रिजल्ट आपको मिलता है। यानी ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो यहां पर, या फिर इसके बाद बी पी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूं। मिड पॉइंट क्या कैसे निकालते हैं हम इसका, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2। तो ध्यान से देखिए 1 प्लस 3 4 बाई 2 इज 2, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 3 202, यानी ये मेरे पास आ गया 202। तो मैं यहां पर OP वेक्टर लिखता हूं, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 आई कैप, 0 माइनस 0 जे कैप, 2 माइनस 0 के कैप। दिस इज अवर OP वेक्टर। 2i प्लस 0j प्लस का 2k, ये मेरे पास क्या है यहां पर OP वेक्टर आपका आ गया है। अब मुझे यही तो चाहिए था, OA और OP वेक्टर, तो मैं इसका अब यहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल पाऊंगा, मुझे केवल इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे फाइंड आउट करना होगा। अब आप ध्यान से देखें तो हम करते हैं, OA क्रॉस OP वेक्टर निकाल देता हूं, I J K डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर रहे हैं। OA वेक्टर के I J और K के कोफिशिएंट्स, OP वेक्टर के एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे आ जाएगा I कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस का 0 माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 2 हो गया प्लस k, यहां पे 0 माइनस का 2 हो गया।
आफ्टर दैट 2i माइनस का 2k कैप, ये मेरे पास आ गया OA वेक्टर OP वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, वो हमें कैसे मिलेगा, OA वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे OP वेक्टर के साथ, उसका मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहां पे आ गया √8। √8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2, 4 का √2 हो जाएगा 2√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास 2√2 स्क्वायर यूनिट्स यहां पर आ रहा है। आप यहां पर समझें कि हमने इस कंसेप्ट का यूज किया कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, या फिर आप यहां पर एक और मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब ये ओरिजिन है तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये दूसरा मेथड आप ओपी वेक्टर निकालने के लिए कर सकते हो। ओपी वेक्टर क्योंकि मिड पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा, वो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ओ ए वेक्टर कितना है मेरा, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के प्लस 3i माइनस जे प्लस का 3k बाई 2, ये हो गया 4i, ये 0j और ये हो जाएगा 4k। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे 2i प्लस का 2k, चेक कर लें, 2i प्लस का 2k, यही हमें यहां से मिलेगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, या फिर कह सकते हो सेक्शन फॉर्मूला होता है, वहीं से मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाते हैं। या तो आप कोऑर्डिनेट्स का यूज करके 10th क्लास वाले कंसेप्ट से निकाल दो, या फिर आप ये वाला कंसेप्ट भी यहां पर यूज कर सकते हो। ओपी वेक्टर जो है वो होगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये दूसरा मेथड है ओपी वेक्टर निकालने के लिए। ओपी वेक्टर तो हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट से ही मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर मिलेगा।